मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के सभी हम सबके परिचित पदाधिकारी, समय बचाने के लिए मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं। उपस्थित सुधीजन, माता भगिनी, दिन भर मैं बैठा हूं तो मेरा लाभ हुआ है। आप सब लोग विद्वान है, जानकार है, अनुभवी है, और विद्वान यानी केवल कमरे में बैठकर विचार करने वाले नहीं है। कोई ना कोई संस्थान चलाते हुए उस संस्थान में जो आज की गोष्ठी का विषय है उसके अनुसार कुछ काम कर रहे, तो अनुभवी भी है। तो समापन के लिए आपको कुछ मैं बताऊं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, और कुछ सुनने की आवश्यकता आपको अगर है तो वो सारा इस दिन भर में सुना गया है। लेकिन दिन भर बैठने के बाद मैंने भी कुछ काम किया, ऐसा मैं बता सकूं, इसलिए यही योजना है। वास्तव में आज सुबह जो हमने पूज्य श्री अम्मा का उद्बोधन सुना, उसमें सब बातें आ गई। उसको स्मरण में रखना चाहिए, बार बार स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यद्यपि हम उसी उद्देश्य को लेकर इस काम को कर रहे हैं, शिक्षा में भारतीयता लाने का हमारा प्रयास है, लेकिन हम में से कोई भी भारतीय शिक्षा जो हम चाहते उसमें नहीं पढ़ा है। हम सब लोग मिकाले साहब ने बनाई शिक्षा में से ही पढ़कर बाहर आए हैं। एक वस्तु स्थिति है, उसमें हमारा कोई इलाज नहीं। ऐसा होने से जो डीकॉलोनाइजेशन की बात हम कर रहे, तो पहले हमको पूरी तरह डीकॉलोनाइज होना पड़ेगा। जैसे हमारा हेतु तो बहुत शुद्ध है, हमारी श्रद्धा के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, परंतु आदत जो हमको पड़ी है, जिस लकीर से हम आए उसकी आदत है। तो कभी कभी ऐसा सुनाई देता है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका मतलब क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा आधुनिक नहीं है क्या? काल के संदर्भ में बोलते, समय के संदर्भ में तो पुरानी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो भारतीय शिक्षा में ज्ञान परंपरा में जो ज्ञान है, वो ज्ञान तो हम पोस्ट मॉडर्न कह सकते, इतना है अत्याधुनिक। अभी भी उसका पार आधुनिक विज्ञान नहीं पा रहा है। अभी आधुनिक विज्ञान, किसी ने कहा ना कि कॉन्शियसनेस की बात आज सारी दुनिया कर रही है, उसके अध्ययन में सब लोग रुचि ले रहे। क्यों ले रहे? क्योंकि अब आधुनिक विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ, सृष्टि का प्रारंभ। तो बिग बैंग के पहले भी सृष्टि थी, उसका विलय हो गया, बाद में कुछ दिन के बाद फिर से एक नया बिग बैंग, सृष्टि प्रारंभ हुई। ये चक्र चलता आ रहा है, ये समय में चलने वाला चक्र है। टाइम इज द ओरिजिनल एलिमेंट, लेकिन टाइम कब शुरू हुआ, इसका भी जब चिंतन किया, तब अब शास्त्रज्ञों का एक वर्ग खड़ा हो गया जो कहता है कि एवरीथिंग स्टार्टेड विथ प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब उसका वो अध्ययन करेंगे कि वो कॉन्शियसनेस और हमारा कॉन्शियसनेस, इसमें कुछ संबंध है क्या, वो सबका एक है कि हर एक का अलग अलग है, ये सारी बातें चलेगी। लेकिन अभी हम थोड़ा अंदर जाएंगे अपने अपने विचारों के, अपनी परंपरा के, तो ध्यान में आएगा कि हम इससे भी आगे चले गए। हमने कहा है कि वास्तविक जो सृष्टि बनता है और फिर से अपने स्वस्वरूप में लय होता है, वो तो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के परे की बात है। निष्पन्द ब्रह्म और व्यक्त ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त ब्रह्म,
इसके परे सत्य है, यहां तक हम गए हैं। तो आधुनिक और भारतीय, ये कोई दो बातें नहीं है। ऐसा हम जाते हैं डीप और अपने आप को तैयार करते हैं, जो अंग्रेजों ने हमको भी कुछ उसी शिक्षा पद्धति में से जो परोसा गया, उसके प्रभाव से हमको भी मुक्त रहने की प्रक्रिया सतत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अब प्रयोग करने वाले हैं। हम कुछ न करते तो अंग्रेजों ने बनाया हुआ ये जो सब माया जाल है, उसका उपद्रव केवल आपको होता। लेकिन अब आप कुछ करने जा रहे हो, तो जो कुछ आप करोगे उसका परिणाम पूरे समाज पर होने वाला है, और इसलिए हमारा कंफ्यूजन पूरे समाज को कंफ्यूज करेगा। और हम उसी लकीर से आए हुए होने के कारण हमको इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि हम पूर्णतः बनते जाए। बहुत सूक्ष्म आक्रमण है, कहां कहां घुस बैठा है पता नहीं। तो पहली बात तो यह है, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारा गर्भित उद्बोधन आज जो अम्मा का हमको प्राप्त हुआ है, उसमें भारतीय चेतना क्या है, भारतीय तत्वज्ञान क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसमें से कैसा छात्र तैयार होकर निकलना चाहिए, पूरा विशद रूप से आया है। अब हम काम करने जा रहे हैं तो काम करना है, हमारा संकल्प है। इसलिए अभी बात में आया कि अनुमति देंगे, तो इसको आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल शिक्षा संस्कृति उत्थान मंच का ठेका नहीं है। हम केवल यहां बैठे हुए लोग ही इनको करे इसको करे, ऐसा भी नहीं है। यहां बहुत से लोग नहीं आए हैं जो कर रहे हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं बिना हमको पूछे, ऐसा हम तो नहीं पूछेंगे, किसी ने नहीं पूछना चाहिए। हम सब लोगों का ये देश है, हम सब लोगों की ये परंपरा है, और इसलिए जिसको जितना करते बनता है उतना उसको करने की पूर्ण अनुमति और आज्ञा, ये हमारे कर्तव्य के रूप में हमको मिली है, और इसलिए करना है। मंच इतना काम करेगा कि ऐसे सब लोगों को जोड़ेगा, क्योंकि उचित दिशा में सबके प्रयास चलते हैं, लेकिन वो अलग अलग होते हैं, तब तक शक्ति नहीं बनती। और इसलिए जो जो ऐसे प्रयास कर रहे, जिन जिन के मन में ऐसा विचार है, जो जो सक्रिय होना चाहते, उन सबको ढूंढ कर और ये प्रवाह और सशक्त बनाना है, ये भी एक काम है। क्योंकि दो दो मार्ग होते हैं परिवर्तन के। परिवर्तन तो संपूर्ण होता है, थोड़ा सा बदल गया तो टिकता नहीं। जैसे वो टाइट्रेशन में है, बूंद 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 पड़ती है, जब बूंद पड़ती है तब रंग बदल जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर पर्याप्त प्रमाण नहीं है तो वो अंतर्धान हो जाता है, फिर से बूंद डालनी पड़ती है। ऐसे ही जो पूर्ण परिवर्तन आना है, लोगों के मानस में परिवर्तन आना है, तो इसलिए एक प्रयत्न करना पड़ेगा। और प्रयत्न के दो प्रकार है, एक तो समाज में इतना बड़ा ये आवेग खड़ा करे कि हमको अपनी शिक्षा चाहिए, पैदा हो सकता है। मनुष्य किसी भी व्यवस्था में हो, वो ये सोच सकता है कि मुझे ये नहीं ये सीखना है। कुछ साल पहले एक घर में मुझे 12वीं का एक मिला शिक्षार्थी, तो मैंने उसको पूछा क्या करने वाले हो आगे, तो उसने कहा कि मैं साइंटिस्ट भी बनना चाहता हूं और मुझे वेदों का भी ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने कहा ये कैसे होगा भाई, तो आपको कुछ पता है क्या ये दोनों हो सकता है ऐसी जगह? तो मैंने उसको एक गुरुकुल का नाम बताया, तो वो गुरुकुल में चला गया 12वीं के बाद। जब लोगों को इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उस वातावरण की ये बात है।
ऐसे ऐसे बहुत लोग मिल रहे हैं आजकल, सबको करना है। ये आवेग उत्पन्न होता है, वो आवेग उत्पन्न करना, तो उसके दबाव से व्यवस्था बदलती है। दूसरा प्रकार है जिसमें हमारे हमसे ज्यादा दूसरे मैदानों के लोग प्रवीण है कि व्यवस्था में घुस जाओ और अंदर से बदलो। संयोग है कि अपने काम के कारण ये दोनों बातें यहां एकत्रित है। यानी समाज में इसका प्रचार, समाज को साथ लेकर काम, ये भी चल रहा है, और आप सब लोग व्यवस्था के अंग हो किसी न किसी प्रकार से, तो आप तो बदल ही सकते हो। दूसरे मैदानों के लोग उसको अपने स्वार्थ के लिए बदलना चाहते हैं। हम लोगों को आत्म कल्याण से लेकर विश्व कल्याण तक की फिक्र है, हम उसको बदलेंगे तो सबके लिए उपकारक होगा। भारतीय परंपरा भी स्वांत सुखाय और बहुजन हिताय है। मोक्ष की प्राप्ति ये दोनों करने से होती है, एक करने से नहीं होती है। केवल आत्मकल्याण है तो फिर उनको आदेश मिलता है परिक्रमा करो, देश में जाओ, देश की स्थिति देखो, सेवा परोपकार करो, और सेवा परोपकार करने वालों को कहता है इसके साथ थोड़ी साधना करो, क्योंकि दोनों है, ऐसी अपनी परंपरा है। तो ये काम हमको करना है, करते समय ये समझना है कि भारतीय परंपरा का काम होने के कारण इसमें सब प्रकार का अतिरेक वर्ज्य है, क्योंकि हमको धर्म देना है। तो धर्म नाम ही मन वचन कर्म के संतुलन का है। धर्म को तथागत ने मध्यम मार्ग कहा है, वो किसी भी अतिवाद के तरफ नहीं जाता है। तो अविद्या के चक्कर में विद्या को छोड़ देना या विद्या के चक्कर में अविद्या की उपासना करना, ये दोनों निषिद्ध है। ईशावास्योपनिषद देखिए, जो केवल विद्या की उपासना करता है वो घोर अंधकार में गिर जाता है, और जो केवल विद्या की उपासना करता है वो उससे भी घोर अंधकार में, दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हुए, उसका समुचित उपयोग करते हुए अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। अब विश्व में तो दो प्रवृत्तियां है ही, एक विद्या की तरफ जाती है, एक अविद्या की तरफ जाती है, और दोनों का अपना अपना अहंकार है, दोनों अपना अपना दम भरती है। भारत की परंपरा इन दोनों को साथ लेकर चलने की है, इन दोनों के पूर्ण अधीन न होते हुए बीच का रास्ता लेकर निकलने की है। तो शिक्षा का परिवर्तन, इसका विचार करते तब भी हमको इसको देखना पड़ेगा। जैसे इतिहास का पुनर्लेखन होता है, सत्य इतिहास आना चाहिए। सत्य इतिहास कब आता है? इस तरफ का है उस तरफ का अभिनिवेश छोड़कर जब किया जाता है। महाभारत का उल्लेख हुआ, इतना बड़ा महाभारत व्यास महर्षि ने लिखा है, लेकिन व्यास महर्षि ने किसी महाभारत के पात्र को अच्छा या बुरा नहीं कहा है। उन्होंने जैसा जो हुआ वो बताया है। किसके बारे में क्या सोचना वो पाठकों पर छोड़ दिया है, उनकी धर्म बुद्धि पर छोड़ दिया है। ऐसा उन्होंने लिखा है ये, और जय नाम का इतिहास उसको कहते हैं। इतिहास लेखन के लिए ये जो तटस्थता चाहिए और निरपेक्ष सत्य कथन की वृत्ति चाहिए, वो उसमें है। हमको भी, हम पाठ्यक्रमों को देखेंगे, समीक्षा करेंगे, हमारी ओर से कुछ पाठ्यक्रम हम तैयार करेंगे नमूने के लिए, तब ये ध्यान में रखना है। परीक्षा करके सब बातों को लेना है। परंपरा में अनेक धाराएं चलती है, रास्ता मिलता है तो चलती है। ऐसी भी धाराएं होती है जो कालबाह्य हुई है लेकिन चलती आ रही है।
हमारे यहाँ तो इतने वर्ष आक्रमणों का इतिहास रहा, हमारी अपनी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, अज्ञान भी फैल गया। तो जो परंपरा से आता है वो सही है कि गलत है, इसका क्या निर्णय करना? इसका निर्णय करना पड़ता है। पुराणमित्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवमिति अवध्यम, संत परीक्षान्यतरत भजन्ते, मूढ़ पर प्रत्ययने बुद्धि। जो पुराना है वो भी और जो नया है वो भी, उस दोनों को लागू है। परीक्षा करके स्वीकार करना है। जैसे धर्म की हम बात करते हैं, तो धर्म का अर्थ लोग कर्म कांड से लेते हैं, विधि निषेधों से लेते हैं। सामान्य व्यक्तियों को धर्म साधना करनी है तो उस अनुशासन में से जाना ये विहित भी है, परंतु वो धर्म नहीं है। पूर्णिमा का चंद्र दिखाने के लिए अंगुली निर्देश किया, तो पहले आदमी अंगुली को ही देखता है, लेकिन देखना चंद्र है, अंगुली को नहीं देखते रहना है। उसके परे जाना है। इसलिए आज अम्मा के उद्बोधन में भी आया, हमारे यहाँ 4 की चौखट बनाई है, जिसके अंदर जो है वो धर्म है, परंपरा में हो न हो, और जिसके बाहर जो है वो अधर्म है, परंपरा में हो न हो। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। कोरा सत्य सृष्टि को चलाने का काम नहीं कर सकता, कोरे सत्य का भान। क्योंकि कोरे सत्य का भान जब आता है तब आदमी सृष्टि के बाहर जाने का प्रयास करता है, उसको लेने देने ही नहीं रहता। अगर उसको सृष्टि कल्याण के लिए सृष्टि में रहना है तो साथ में करुणा होनी पड़ती है, संवेदना होनी पड़ती है। योगी अरविंद जी के बारे में गुरु जी का एक भाषण शायद जबलपुर में ही हुआ, उसमें उन्होंने कहा एक दीवार है और इधर बहुत सारे लोग हैं, दुख में है, दीवार के उधर बहुत अच्छा है, उधर सुख है। तो सब प्रयास करते उस दीवार को फान कर उधर जाने का। ऊंची दीवार है, चढ़ते हैं, कूदते उधर पहुंच जाते हैं, कुछ पहुंचते कुछ नहीं पहुंचते। जो पहुंचेंगे वापस क्यों आएंगे, वहीं रहेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहां जाने के बाद वापस आते हैं और इधर के लोगों को सिखाते हैं दीवार को कैसे फानना, और उनको मिलता कुछ नहीं, उनके मन में करुणा है, इसलिए वो आते हैं। तो सत्य और करुणा के बल पर सृष्टि चलती है, लेकिन इसका अनुभव जो पूर्ण शुचि है वही कर सकता है। और पूर्ण शुचिता अंतर्बाह्य मन की तन की प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। इसलिए जो धर्म कृत्य है, धर्म विचार है, धर्म का खिंचाव है, मन वचन कर्म से धर्म की वाणी है, उसका लक्षण यह है सत्य करुणा शुचिता तपस की फ्रेम में वो ठीक बैठती है। अब हमारी परंपरा तो ज्ञान परंपरा तो है, लेकिन हमारे दिमाग से लुप्त तो हो गई है। जो प्रतीति जिनको है, साक्षात्कार जिनको है, वो उसके बारे में ठीक ठीक बता सकते हैं, केवल विद्वान नहीं बता सकते। तो इसका निर्णय कैसे करना, या तो उनका वचन वो निर्णायक है या तो ये चौखट है। ऐसा एक विवेक रख के हमको चलना पड़ेगा, तब हम लेटर और स्पिरिट का तालमेल कर सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसी गलतफहमी लोगों को होती है, पक्का हिंदू हो या ना होना यानी बाकी लोगों को गाली देना, ऐसी गलतफहमी आ सकती है, आती भी है। लेकिन पक्का हिंदू होना यानी किसी का विरोध करना नहीं है, किसी की प्रतिक्रिया में हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू है। और हिंदू जैसा है वो सबको समाहित कर लेता है। इसका विवेक रख के जो काम करेगा, हिंदू समाज की भीड़ जमा करने का काम बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन हिंदू को अच्छा पक्का सच्चा हिंदू बनाकर राष्ट्र कार्य में जोड़ना, ये काम करने वालों को ये विवेक रखना पड़ेगा। ये सारी समीक्षा हम करेंगे, उसमें ये भी देखना पड़ेगा हमको।
हम जो प्रकल्प खड़े करेंगे, प्रतिमान के स्थान खड़े करेंगे, विभिन्न योजनाएं चलाएंगे, तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि फैशन का भी एक असर होता है। और इस प्रकार के सेवा कार्य कोई पहली बार हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पहले से हो रहे हैं, परंतु उनका परिणाम परिवर्तन में नहीं होता, क्योंकि ऊपरी ऊपरी बातों का अनुकरण होता है, लगता है उसी में सार्थकता है। ये विवेकपूर्ण विचार करके किस परिणाम के लिए हम ये कर रहे हैं, वो हो रहा है कि नहीं। 4 लोगों का भौतिक कल्याण, इसका हमारा विरोध नहीं है, वो होना ही चाहिए, परंतु वहां रुकना नहीं चाहिए। उनका आत्मिक कल्याण और उनके द्वारा सामाजिक कल्याण, यहां तक हमको शिक्षा के संस्कारों को ले जाना है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसमें से ये होगा कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, इसकी बारंबार चिंता करते हुए जाना चाहिए। और ऐसा पूर्ण परिवर्तन अगर लाना है तो वो अंदर से करना पड़ता है, लोगों में जाकर करना पड़ता है। कई अच्छे प्रयोग यूनिवर्सिटीज में होते हैं, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन का काम नहीं करती, उनको लेके लोगों में नहीं जाती, तब तक लोग आके देखते नहीं। हमको लगता है वो बीमार है, उनको दवाई मिलनी चाहिए, लेकिन उनको वो बीमार है कि मालूम नहीं है, वो दवाई लेने के लिए आते नहीं। इसलिए हमको लोगों में जाकर करना पड़ेगा, उनके साथ रहकर करना पड़ेगा। और भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है तो वो ग्रंथों में है, विद्वानों के पास भी है, लेकिन वो लोगों में भी है। अभी हमारे गढ़चिरौली वालों ने बताया ना, तो वहां की जो लोक वैद्यक परंपरा है, ऐसे भारत के हर भाग में है, बहुत इफेक्टिव है। उसका साइंस किसी को मालूम नहीं, प्रोसीजर मालूम है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, उसके पीछे आज के विज्ञान के हिसाब से क्या क्या है वो निकालना पड़ेगा। आयुर्वेद वालों को उसमें क्या क्या है आयुर्वेद की दृष्टि से, वो सब देखना पड़ेगा। ऐसी लोक परंपराएं हमारे यहां जितने लोगों के प्रकार है उतनी है। हम तो कहते हैं कि हमारी संस्कृति का जन्म ही खेतों में और जंगलों में हुआ है। इस अर्थ में आदिवासी उनको कहते हैं तो सही बात है, वो हमारे आदि पूर्वज है एक तरह से, परंपरा की दृष्टि से। हमारे वेदोपनिषद आरण्यक वहीं तैयार हुए। तो वहां भी भारतीय ज्ञान परंपरा के कई प्रकरण तो आज की मानव जाति को बहुत उपयोगी है, वो है वहां पे पर्यावरण की दृष्टि से। ध्रुव भट्ट का वो है समुद्रांतिके, तो उसमें जंगल घूम रहे थे गिर का, और जंगल के किसी गांव के सरपंच का पालने में पलने वाला बच्चा तेंदुआ उठा के चला गया, मार डाला उसने, खाया उसको। तो फॉरेस्ट गार्ड के साथ ही जा रहे थे, उनके घर समाचार के लिए फॉरेस्ट गार्ड जा रहा था, ये भी पहुंचे। तो वो बताता है कि वो तेंदुआ जरूर 3 दिन से ज्यादा भूखा होगा, नहीं तो मेरे बच्चे को नहीं उठा के ले जाता। देखो, ये वहां रहने वालों का पर्यावरण से, प्रकृति से ये नाता है। उसका बच्चा उठा के ले गया वो तेंदुआ, लेकिन ये कहता है कि जरूर वो 3 दिन से उसको कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए उसने ऐसा किया, वरना वो ऐसे नहीं करता। अब पर्यावरण संरक्षण की बात हमको दुनिया क्या सिखाएगी भाई? इस प्रकार हम पर्यावरण के साथ एकात्म हुए हैं हमारी परंपरा के कारण, और वो परंपरा लोगों के पास है। ऐसी कई बातों का शोध होने की आवश्यकता है, आने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पिरिट समझ के लेटर को बनाना पड़ेगा। दोनों महत्व की बातें हैं। लेटर स्पिरिट के अनुरूप होना चाहिए, और स्पिरिट को लेटर मिलना ही चाहिए, केवल स्पिरिट कुछ नहीं कर सकता। शरद जोशी की कविता है ना, ओलंपिक, उसका प्रारंभ ऐसा है, ओलंपिक उस जगह का नाम है, उस समय ऐसा होता था, आजकल उल्टा हो गया है।
लेकिन वो कहते हैं ओलंपिक उस जगह का नाम है जहां भारतीय टीमें जाकर हारा करती है। उस समय ऐसा था। फिर वो कहते हैं कि चांदी सोने के चंद पदकों के लिए दौड़ना, छी छी छी, ये भारतीय परंपरा नहीं है, हमारा आध्यात्मिक देश है। हम तो आत्मा के पीछे दौड़ते। अगर दौड़ने वाले आत्माओं की कोई रेस होती तो भारत को उसका गोल्ड मेडल प्रतिवर्ष मिलता। लेकिन आत्मा दौड़ती नहीं, आत्मा एक ही जगह रहती है, उसको शरीर चाहिए। वैसे स्पिरिट को लेटर चाहिए, वो स्पिरिट के अनुकूल होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखकर, क्योंकि हर कदम पर हमको सजग रह के ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि डिकॉलोनाइजेशन अभी गया नहीं है पूरा, और हमने उसका फुल डोज नहीं, हाफ डोज तो लिया है। स्वतंत्रता मिलने के बाद मैं जन्मा हूं। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण हमारे पास बहुत सारी स्वदेशाभिमान की सामग्री आई थी, और हमारे शिक्षक भी पाठ्यक्रम में नहीं था, वो हमको बताते थे, सिखाते थे। परंतु ये भाग्य सबको मिला कि नहीं मुझे पता नहीं, और इसलिए इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। मैंने कहा परमिशन वगैरह नहीं चाहिए, आज्ञा भी नहीं चाहिए, लेकिन सुसंगति, सहयोग और साथ में चलना ये अनिवार्य है। इस अभियान को सफल होना है, और सफल होना ही है। हमारे पास चॉइस नहीं है, ये करना कि नहीं करना ऐसा प्रश्न नहीं है। ये करना है, ये हमारी स्वयं की आवश्यकता है, हमारे घरों की आवश्यकता है, हमारी नई पीढ़ी की आवश्यकता है, हमारे देश की आवश्यकता है। अपने स्वत्व पर देश खड़ा हो गया तो क्या चमत्कार होता है, ये हमने पिछले 11 साल से देखा है। और इस देश के इस पुण्य सनातन नित्य नूतन परंपरा के ज्ञान की आवश्यकता संपूर्ण विश्व को आज है। उनके पास रास्ता नहीं। सब प्रकार के प्रयोग करके 2000 वर्षों के बाद दुनिया थक गई है। उनके लिए सब रास्ते बंद हो गए, पैर लड़खड़ा रहे। उनको प्रतीक्षा है भारत से, और भारत का ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। उसके लिए भारत को तैयार होना है, और भारत को तैयार होना है, हमको भी तैयार होना है उसके लिए, क्योंकि भारत के सुख में हमारा सुख है, बिना उसके नहीं होता। जिसका देश सुरक्षित प्रतिष्ठित नहीं है, उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी, उसके देश के सहित कहीं भी दुनिया में सुरक्षा और प्रतिष्ठा नहीं मिलती। ये भी अनुभव हम ले चुके हैं, और इसलिए ये महती आवश्यकता हम सबकी है। ये काम होना ही है, हमको चॉइस नहीं है, इसलिए आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते समय एक विराट बल ऐसा खड़ा हो, व्यवस्था के अंदर से भी परिवर्तन का प्रयास हो, व्यवस्था के बाहर से भी उस प्रयास को बल मिले, ऐसा बल खड़ा हो, तो ये परिवर्तन बहुत शीघ्र आ जाएगा। कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि हमको आने वाले 10 वर्षों में ये देखना है कि विदेशी प्रभाव से संपूर्ण मुक्त पीढ़ी भारत में खड़ी हो जाएगी, और अपने देश को बड़ा बनाने के लिए जिएगी, आवश्यकता है तो बलिदान भी देंगी। ऐसी पीढ़ी हमको तैयार करनी है, तो ये काम हमको करना है। ये बड़ा निर्माण है। आज भी इसको लोग कहेंगे कि बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, परंतु ये होगा, क्योंकि हमने प्रारंभ कहां से किया है। नीति कैसी हो हम अभी बोल नहीं रहे, हम बोल रहे छोटी छोटी बातें क्या हो, और हम वो कर रहे, केवल बोल नहीं रहे। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं, उसके आधार पर प्रतिमान खड़े कर रहे हैं, और नीति में क्या है क्या नहीं इसका विचार न करते हुए उसके परिणाम देखकर सामान्य लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। विद्यापीठों में हमारे प्रयोग मान रहे लोग, सरकारी स्कूलों में हम जाएंगे, वहां आनंद से स्वीकार करेंगे।
मान लीजिए मूल्य शिक्षा के लिए हमने उनको कहा कि एक दिन हमको देंगे, जो बात आई कि अपने परिसर के कुछ सरकारी विद्यालय आप लीजिए, वहाँ जाकर हम मिलते मुख्याध्यापक को और कहते कि एक दिन हमको दो, तो आनंद से देंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता सबको प्रतीत हो रही है, अपने देश में भी प्रतीत हो गई। संबंधों से विमुख हुआ जग, वो संबंध मानता नहीं, सबको अलग अलग मानता है। एकमात्र भारत है जो कहता है कि सब संबंधित है। इसलिए वो संबंधों से विमुक्त हुआ प्यासा जग कहीं से ये संबंधों का अमृत मिले, संपर्क का अमृत मिले, इस प्रतीक्षा में है। इसलिए इसकी आवश्यकता लोगों को प्रतीत हो रही है, और इसलिए छोटी छोटी बातों से प्रारंभ करें हम, और मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऐसा करते करते बहुत शीघ्र इस परिवर्तन को हम यहाँ पर साकार कर सकते हैं। अभी तक की ये शिक्षा व संस्कृति उत्थान न्यास की जो यात्रा है, उसने ये सिद्ध कर दिया है, राजमार्ग प्रशस्त है, उस पर चलना बाकी है। हम चले, यश को और अपने प्रयासों की सार्थकता को प्राप्त करें, और इस कार्य में जैसा अम्मा के उद्बोधन में है, हमारे प्रयास उसकी कृपा के योग्य बन जाए, और उनका आशीर्वाद, उनका प्रत्यक्ष बल हमारे पीछे खड़ा हो जाए। ये शुभकामना आप सबको देता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।